मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन ईएएफएम, सेठ आरएल सहरिया गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, ईएएफएम पेपर फर्स्ट। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको मूल्य का सामान्य सिद्धांत, जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू के बारे में बताऊंगा या मूल्य का सामान्य सिद्धांत पे प्रकाश डालूंगा। मूल्य निर्धारण सिद्धांत आर्थिक विश्लेषण का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है। प्रोफेसर बोल्डिंग ने अर्थशास्त्र के साम्राज्य का 9/10 भाग विनिमय मूल्य निर्धारण से संबंधित है। प्रोफेसर बोल्डिंग की स्वयं के शब्दों में उन्होंने कहा या स्वयं के शब्दों में इस प्रकार से परिभाषित किया कि यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि विनिमय का अध्ययन अर्थशास्त्री के साम्राज्य का 9/10 भाग है, 9/10 भाग है। मूल्य निर्धारण का अर्थशास्त्र में अत्यधिक महत्व है, परंतु प्रोफेसर मार्शल से पूर्व मूल्य निर्धारण के बारे में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों क्लासिकल इकोनॉमिक्स में अत्यधिक मतभेद थे। मूल्य निर्धारण के बारे में सर्वप्रथम प्रोफेसर एडम स्मिथ तथा डेविड रिकार्डो द्वारा मूल्य का श्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया या मूल्य का श्रम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। मूल्य के श्रम सिद्धांत का अधिक विकास प्रोफेसर कार्ल मार्क्स द्वारा किया गया। मूल्य के श्रम सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में लगे श्रम के अनुसार होता है। जिस वस्तु के उत्पादन में जितना अधिक श्रम लगा होगा, उस वस्तु का मूल्य उतना ही अधिक होगा। उदाहरण, यदि एक लकड़ी के संदूक के उत्पादन में 4 दिन का श्रम लगता है और एक चारपाई के निर्माण में 1 दिन का श्रम लगता है, तो संदूक का मूल्य चारपाई के मूल्य से 4 गुना होगा। यह सिद्धांत दोषपूर्ण था, क्योंकि इस सिद्धांत में उत्पादन का एकमात्र साधन श्रम माना गया, जबकि श्रम के अतिरिक्त उत्पादन के अन्य साधन भी होते हैं, अतः उनकी लागत भी शामिल की जानी चाहिए। मूल्य के श्रम सिद्धांत की कमियों को दूर करते हुए प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रोफेसर सीनियर, मील आदि ने मूल्य का उत्पादन लागत सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार श्रम की उत्पादन का एकमात्र साधन है, श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है नहीं है, बल्कि भूमि, पूंजी, साहस तथा संगठन भी उत्पादन के महत्वपूर्ण साधन हैं। अतः मूल्य के उत्पादन लागत सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु का मूल्य उस वस्तु के उत्पादन में प्रयुक्त सभी साधनों की लागत के बराबर होता है। यह सिद्धांत भी एक पक्षीय था, क्योंकि यह सिद्धांत केवल वस्तु की लागत अथवा पूर्ति पर विचार करता है। यह सिद्धांत वस्तु की उपयोगिता अथवा मांग की उपेक्षा करता है। मूल्य के उत्पादन लागत सिद्धांत की आलोचनाओं से बचने के लिए कुछ अर्थशास्त्रियों ने मूल्य की उपयोगिता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन अर्थशास्त्रियों में प्रोफेसर गोसेन, प्रोफेसर जेवेंस तथा क्लार्क के नाम प्रमुख हैं। इनके अनुसार वस्तु का मूल्य उसकी उपयोगिता पर निर्भर करता है तथा जिस वस्तु में जितनी अधिक उपयोगिता होती है, उस वस्तु का मूल्य उतना ही अधिक होता है। मूल्य की उपयोगिता सिद्धांत के प्रतिपादकों ने आगे चलकर बताया कि वस्तु का मूल्य वस्तु की सीमांत उपयोगिता के बराबर होती है। यह सिद्धांत भी दोषपूर्ण था, क्योंकि यह भी एक पक्षीय सिद्धांत था। यह वस्तु की मांग अथवा उपयोगिता पर विचार करता था, एक वस्तु की पूर्ति की पूर्ण उपेक्षा करता था। अतः
ये इतने सिद्धांत, एक ने वस्तु की लागत का सिद्धांत, उत्पादन लागत का सिद्धांत, श्रम का सिद्धांत दिया, उपयोगिता का सिद्धांत दिया। तो इन सभी सिद्धांतों में एक पक्षीय व्याख्या की गई, और एक पक्षीय व्याख्या में ये किया गया कि इन्होंने मांग पक्ष पे तो जोर दिया, परंतु वस्तु की जो पूर्ति पक्ष उसकी अवहेलना की, पूर्ति पक्ष पे किसी प्रकार का विचार प्रस्तुत नहीं किया। तो आगे हम पढ़ेंगे मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत, द जनरल थ्योरी ऑफ वैल्यू, कि मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत क्या है। तो मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत को परिभाषित करते हुए या इसका विश्लेषण करते हुए प्रोफेसर मार्शल ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मूल्य के उत्पादन लागत सिद्धांत तथा मूल्यों के उपयोगिता सिद्धांत दोनों को एक साथ मिलाकर मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत अथवा मूल्य निर्धारण का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। अतः प्रोफेसर मार्शल ने मांग और पूर्ति का मूल्य निर्धारण का सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उन्होंने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के जो विभिन्न विचार थे, मूल्य की उत्पादन लागत, मूल्यों की उपयोगिता सिद्धांत या श्रम सिद्धांत, इन सब को मिलाकर उसने मूल्य निर्धारण का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। प्रोफेसर मार्शल की मान्यता ये थी कि वस्तु का मूल्य न तो केवल वस्तु की मांग तथा उपयोगिता से ही निर्धारित हो सकता है, और न केवल वस्तु की मांग या उपयोगिता से निर्धारित हो सकता है, और न ही वस्तु की पूर्ति, दोनों ही शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में किसी भी वस्तु का मूल्य न तो केवल वस्तु की सीमांत उपयोगिता से निर्धारित होता है, बल्कि ये तो इन दोनों की सापेक्षिक शक्तियों, मतलब दोनों मांग और पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा निर्धारित होता है। प्रोफेसर मार्शल ने अपने मत की पुष्टि कैंची के उदाहरण द्वारा की। प्रोफेसर मार्शल ने मूल्य निर्धारण को कैंची के फलकों के कागज काटने के समान माना, और मार्शल के शब्दों में यदि हम इस बात का विवेचन करें कि क्या ये काटने के समान माना है, कागज काटने के समान माना है, प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में यदि हम इस बात का विवाद करें कि क्या ये कैंची के ऊपर का फलक है अथवा नीचे का फलक जो कि कागज को काटता है, बिल्कुल इसी प्रकार होगा जैसा कि हम इस बात का विवाद करें कि एक फलक को स्थिर रखकर कागज को दूसरे फलक के द्वारा काटा जाता है। लेकिन ये कथन एक तरह से ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भी कहा जा सकता है कि जब हम पूर्ण रूप से वैज्ञानिक बात नहीं कर सकते तो प्रोफेसर मार्शल का ये कथन बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही इस प्रकार है कि इसने मांग और पूर्ति, जो कैंची के दो फलक, एक मांग फलक एक पूर्ति फलक, दोनों फलकों के संयोग के द्वारा ही या साम्य के द्वारा ही कीमत या मूल्य निर्धारित होता है। जिस तरह कागज के काटने के लिए कैंची के दोनों फलकों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह मूल्य निर्धारण के लिए भी वस्तु की मांग तथा पूर्ति के दोनों ही फलकों की आवश्यकता होती है, मतलब वस्तु की पूर्ति और दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह मूल्य निर्धारण के लिए वस्तु की मांग तथा वस्तु की पूर्ति दोनों की आवश्यकता होती है। ये बात सही है कि जब वस्तु की पूर्ति को स्थिर रखा जाता है तब मूल्य निर्धारण में वस्तु की मांग अधिक सक्रिय होती है, तथा इसके विपरीत वस्तु की मांग स्थिर रहने पर वस्तु की पूर्ति अधिक सक्रिय भूमिका निभाती है। मूल्य निर्धारण के सामान्य सिद्धांत के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में वस्तु का मूल्य उस बिंदु पर निर्धारित
होता है जहां वस्तु की मांग एवं पूर्ति दोनों बराबर हो जाते हैं। इस मूल्य को साम्य मूल्य को असाम्य मूल्य अथवा संतुलित मूल्य भी कहा जाता है। मांग एवं पूर्ति को ऐसी स्थिति में संतुलित मात्राएं कहा जाता है। तो हम निष्कर्ष के रूप में ये कह सकते हैं कि मूल्य निर्धारण का या मूल्य का जो सामान्य सिद्धांत वो यही कहता है कि भी वस्तु की मांग और पूर्ति की दोनों सापेक्षिक शक्तियों के साम्य के द्वारा ही मूल्य का निर्धारण होता है। धन्यवाद।